बच्चों, आज हम लोग शमसी वंश में रजिया को पढ़ेंगे और रजिया के बारे में हम लोग ये जानेंगे कि रजिया कौन है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। एक बात तो हमने ये जाना और दूसरी बात हम ये जाने कि इल्तुतमिश ने अपनी मौत से पहले जो अपनी वसीयत लिखा था वसीयतनामा में, तो उस वसीयतनामा में उन्होंने रजिया को ही सुल्तान घोषित किया था। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि परंतु वसीयतनामा का उल्लंघन किया गया था और रजिया का भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बनने में सफल हुआ था। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कैसे कैसे हटाया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि रजिया इस्लामिक परंपराओं का उल्लंघन करते हुए सुल्तान बनती हैं। इस्लामिक परंपराओं का ये उल्लंघन कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि इस्लाम स्त्री को सत्ता सौंपना नहीं चाहता या अनुमति नहीं देता है। अब हमारे सामने एक चीज़ याद रखना होगा कि रजिया का शासनकाल क्या है। 1236 से 1240 है। मिनहाज कहते हैं। कौन? मिनहाज, उससे सिराज। क्लियर? तो ये दरबारी भी रहे हैं, इल्तुतमिश से शुरू हो गए हैं और यह इनके भी दरबारी हैं, मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज की किताब है तबकात नासरी, तबकात ए नासरी। तो तबकात नासरी में मिनहाज क्या कह रहे हैं? ठीक, ये कह रहे हैं कि रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था और वो कहते हैं कि रजिया बहुत योग्य शासिका थी। क्लियर? परंतु वो कहते हैं कि वो स्त्री थी इसलिए उनका पतन हुआ है। फिलहाल ये हम लोग देखेंगे कि क्या स्त्री होने से इनका पतन हुआ है कि स्त्री होने से इनका विकास हुआ है। फिलहाल हम लोग याद रखें कि रजिया को सत्तासीन किसने किया था। रजिया को सत्ता किसने दिलाया? तो हम आपको याद दिला दें कि जिसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली से दूर जाकर कोहराम में इक़्तिदारों का सामना कर रहा था, उस समय सुन्नी दिल्ली में, मतलब सुल्तान नहीं है तो इसलिए हम सुन्नी कह रहे हैं क्योंकि सुल्तान तो कोहराम में है। तो रजिया क्या करती हैं? यह नमाजियों के पास आती हैं और इन्हीं वृद्ध नमाजियों के माध्यम से यह सत्तासीन होती हैं। ठीक है, और नमाजियों के सामने रजिया ने एक घोषणा किया था। नमाजियों के सामने रजिया की घोषणा आई थी। क्या घोषणा आई थी रजिया की? रजिया ने कहा था, किससे? वृद्ध नमाजियों से, कि यदि आप मुझे सत्तासीन करते हैं तो मैं दूसरा इल्तुतमिश बन जाऊंगी। ठीक, दूसरा इल्तुतमिश बन जाऊंगी। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा इल्तुतमिश बनने की बात कहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वह इल्तुतमिश की तरह से सत्ता का केंद्रीकरण कर बैठेंगे। सत्ता का केंद्रीकरण कर बैठेंगे। तो जब ये सत्ता का केंद्रीकरण कर बैठेंगे तो इसका प्रभाव किसके ऊपर जाएगा? आप कहेंगे कि सर प्रांतपतियों के ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये प्रांतपति क्या कर रहे थे? सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर रहे थे
और सत्ता को विकेंद्रित करके यह अपने पावर का, ठीक है, एंजॉय कर रहे थे या दुरुपयोग कर रहे थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि रजिया को सत्तासीन करने में सुल्तानियों का हाथ नहीं था। अब ये सुल्तानी कौन है, ये हमने आपको बता रखा था, ठीक है, कि तुर्की चहलगानी के लोग या चालीसा के लोग अपने को सुल्तानी कहते थे, मतलब सुल्तान बनाने वाला कहते थे। तो ये लोग करते क्या हैं, मतलब सुल्तान बना करके ये सुल्तान को अपने हाथ में क्या करना चाहते हैं, एक खिलौना बनाना चाहते थे। लेकिन रजिया को तो इन्होंने सुल्तान बनाया नहीं, तो ये सुल्तानी बनी नहीं, तो रजिया इनके हाथ में क्यों खेलेगी। तो ये डर इक़्तिदारों को था, ठीक है, इसलिए इक़्तिदार रजिया को हटाना चाहते हैं। तो ये कौन कौन इक़्तिदार हैं जो रजिया को हटाना चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये जो इक़्तिदार हैं जो रजिया को हटाना चाहते हैं, ये वही हैं जिन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया था। क्लियर। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाने के बाद तो इनका लक्ष्य पूरा हो चुका था, इनको अपने अपनी इक्ताओं में चला जाना चाहिए था, अपने प्रांतों में चला जाना चाहिए था। लेकिन ये रजिया को इसलिए हटाना चाहते रहे क्योंकि वो सुल्तानी नहीं बने थे, और ऐसी स्थिति में रजिया इनके हाथों में नहीं खेलेगी। क्लियर। और इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। तो ये विद्रोही जो प्रांतपति हैं, ये कौन कौन लोग हैं, तो आप याद रखिएगा, इन विद्रोही प्रांतपतियों में एक तो है मुल्तान के इक़्तिदार, बदायूं के इक़्तिदार हैं, हांसी के इक़्तिदार हैं, और लाहौर के इक़्तिदार हैं। तो देखिए, जो मुल्तान के इक़्तिदार हैं वो कौन है, ये हैं कबीर खां एयाज। कबीर खां एयाज है। बदायूं में कौन है, मोहम्मद सलारी है। हांसी में कौन है, सैफुद्दीन कूची है। कूची है। और लाहौर का इक़्तिदार कौन है, आप कहेंगे सर अलाउद्दीन जानी है। जानी है, ये लोग हैं। और इन लोगों का नेता कौन है, वजीर मोहम्मद जुनैदी है। वजीर, जो रजिया का वजीर है, ख्वाजा निजामुद्दीन मोहम्मद जुनैदी, ठीक है ना। तो आप बात को समझिएगा कि रजिया का या इनके पिता का जो वजीर है मोहम्मद जुनैदी, वही इनका भी वजीर है, ठीक है। तो आप कह देंगे कि ये जो मोहम्मद जुनैदी है वही इन बगावतियों का नेता है। क्लियर। तो अब रजिया इनसे युद्ध तो कर नहीं सकती थी, डायरेक्ट युद्ध तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि ये भाई अपने अपने फील्ड के माहिर आदमी हैं। तो रजिया ने यहाँ अपनी स्त्री होने का फ़ायदा उठाया था। क्या उन्होंने इसमें कबीर खां एयाज को और मोहम्मद सलारी को तोड़ लिया, मतलब इनको अपने पक्ष में कर लिया। जैसे ही इनको अपने पक्ष में करेगा, वैसे इनके अंदर फूट उत्पन्न हो जाएगी, और फिर रजिया ने इनका दमन कर दिया। जब ये दमन किया, तो इसमें जो मोहम्मद जुनैदी है, ये सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, दिल्ली की सिरमौर की पहाड़ियों में जा छिपा, कहीं छिप गया। इसके बाद इसका इतिहास नहीं मिलता। अब सैफुद्दीन कूची यह जान से मारा गया, जानी भी जान से मारा गया था। क्लियर। तो ये दो मार दिए गए थे, ठीक है। और इस प्रकार से ये बगावत का दमन हो गया था। तो देखिए, जब बगावत का रजिया ने दमन कर लिया, तब इन्होंने विभागीय वितरण किया था। किसने, रजिया ने। अब सबसे ये क्या हुआ, सारे के सारी जो चुनौतियाँ थीं, इन चुनौतियों से ये मुक्त हो गई। जब इन चुनौतियों से मुक्त हो गई, तो रजिया ने क्या किया, ठीक है, पोर्टफोलियो या विभागों का वितरण किया, विभागीय वितरण किया। तो विभागीय वितरण में किसको क्या इन्होंने दिया, ठीक है। तो आप कह देंगे नए वजीर बन रहे हैं,
ख्वाजा मुहाजबुद्दीन, ये मुहाजबुद्दीन नए वजीर बन रहे हैं, ठीक है। और अल्तुनिया को इन्होंने भटिंडा की इक्तदारी दिया था, मतलब ये प्रांतपति बने थे, इक्तादार या प्रांतपति बने थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी एक और नियुक्ति थी कबीर खां एयाज। तो कबीर खां एयाज को इन्होंने लाहौर का इक्तादार बनाया था, क्लियर। और बच्चों एक और है एतिगिन को कौन सा पद दिया गया था? अमीर हाजिब का पद दिया गया था, हाजिब का पद दिया गया, ठीक ना। या आप कह सकते हैं अमीर हाजिब मतलब शिष्टाचार या प्रोटोकॉल मिनिस्टर है, ठीक है। ये इक्तादार है, प्रांतपति है। अब याद रखिएगा एक नियुक्ति थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, याकूत। ये याकूत कौन है? अबिसिनिया या आप जिसे इथोपिया कह सकते हैं का एक हबसी है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि मध्य अफ्रीकी देश अफ्रीका का रहने वाला है कौन? याकूत, इथोपिया का रहने वाला है, हबसी है। और इसी को उन्होंने क्या बनाया? आप कहेंगे कि सर अमीर आखुर बनाया, अस्तबल का प्रमुख बना दिया। अमीर आखुर क्या होता है? आप कहेंगे सर अस्तबल का, या जहां घोड़े बांधे जाते हैं, ठीक है, अस्तबल का यह प्रमुख है, ठीक है। अब देखिए विभागीय वितरण कर दिया, अच्छी तरह से शासन शुरू होगा। लेकिन रजिया ने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दिया, मतलब आप हेडिंग डाल देंगे रजिया के व्यवहार में परिवर्तन। तो आप ही बताइए रजिया को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? देखिए रजिया के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, व्यवहार में परिवर्तन क्यों? व्यवहार में परिवर्तन क्यों कर डाला? क्योंकि देखिए ये पुरुष प्रधान समाज की एक स्त्री थी, और जाहिर सी बात है इस स्त्री को शक्ति और सम्मान कैसे मिल सकता है? शक्ति और सम्मान कैसे मिल सकता है? जाहिर सी बात है कि उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा, तभी वो शक्ति और सम्मान पा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या? सबसे पहली चीज पर्दा को त्यागा, हिजाब या नकाब को त्याग दिया। दूसरा, अब वो लेडीज कपड़े नहीं पहनती हैं, अब वो मर्दों के कपड़े पहनती हैं और उसी रूप में दरबार में आती हैं। वो घुड़सवारी भी करने लगी हैं, ठीक है, क्योंकि भयभिन्न होने प्रीति, क्लियर, बिना भयभीत हुए प्रीति नहीं होती। तो इस प्रकार से रजिया क्या कर रही हैं? सारा का सारा जो है तो वो स्त्री, लेकिन बिहेवियर वो एक मर्द का कर रही हैं। अब जरा आप बताइए इसका प्रभाव जो चरमपंथी हैं, प्रतिक्रियावादी मुसलमान हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो तो आप जान ही रहे हैं इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज भी पड़ता है, तो वो तो उस जमाना था। तो ये प्रतिक्रियावादी मुसलमान इनके विरुद्ध होते चले गए थे, ठीक है। और आप देखिए क्या परिवर्तन आएगा। इन्हीं प्रतिक्रियावादी मुसलमानों के चक्कर में आकर के कबीर खां एयाज ने क्या किया था? लाहौर में बगावत कर दिया था। रजिया इस बगावत का दमन करने के लिए लाहौर गई थी, क्लियर। लेकिन जैसे लाहौर में कबीर खां एयाज की बगावत का दमन होता है, वैसे भटिंडा में अल्तुनिया की बगावत होती है, ठीक है। रजिया अल्तुनिया की बगावत का दमन करने के लिए भटिंडा पहुंच रही हैं। लेकिन ये अल्तुनिया करता क्या है? जो अमीर आखुर है, याकूत क्या है? अमीर ए आखुर है, अस्तबल का प्रमुख है। यही याकूत करता क्या था? छोटे कद की रजिया को ईरानी लंबे ऊंचे कद के जो घोड़े हैं, ईरानी घोड़े हैं, उस पर ये बैठाया करता था और इसमें उसे
शरीर को भी टच करना पड़ता था, रजिया को टच करना पड़ता था। अब जरा बताइए इसका असर मुसलमानों पर क्या जाएगा, चरमपंथियों पर क्या जाएगा, ठीक है ना, तो बुरा ही जाएगा ना। तो अब ये अल्तुनिया क्या करेगा, याकूत की हत्या करा दिया और इसी के साथ रजिया गिरफ्तार हो गई थी, क्लियर, और अल्तुनिया की जेल में बंद कर दी गई। लेकिन अब प्रश्न आता है कि ये अल्तुनिया की जेल में तो बंद कर दी गई, लेकिन अब दिल्ली की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा। दिल्ली की राजनीति में बहराम शाह को, रजिया के भाई बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया, ठीक है, बहराम शाह को सुल्तान बनाया गया। तो अब रजिया और अल्तुनिया के बीच, ठीक है, भटिंडा में प्रेम होता है और उसी प्रेम से ये दोनों पति पत्नी में बदल गए। अल्तुनिया और रजिया ने विवाह कर लिया था और विवाह करने के बाद इन दोनों ने तय कर लिया था कि अब वह अपनी सेना बनाएंगे और सेना लेकर के ये कहाँ जाएंगे, सेना लेकर के यह दिल्ली जाएंगे और बहराम शाह को हटा करके सुल्तान बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको याद रखना होगा कि रजिया और अल्तुनिया ने 1240 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, लेकिन ये दोनों हार गए थे। जब ये दोनों हार गए, रजिया और अल्तुनिया की जो फौज थी ये हार गई, तो ये दोनों भागते हुए हरियाणा के कैथल आए थे और यहीं कैथल में हिंदू डकैतों ने इन दोनों की हत्या कर दिया था। किसकी सॉरी, ठीक है ना, हत्या कर दिया था, किसकी, रजिया और उसके शौहर या पति अल्तुनिया की हत्या कर दिया था, ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आखिर रजिया के पतन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रजिया का पतन क्यों हुआ था। देखिए यहां एक क्वेश्चन उठाया जाता है, मिनहाज कहता है कि रजिया का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वह पुरुष प्रधान समाज की एक नारी थी, ठीक है, नितांत गलत बात है, ठीक है। अपित रजिया का पतन इसलिए हुआ था क्योंकि तुर्की सरदारों की महत्वाकांक्षा थी, तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा थी कि वह सुल्तानी बनना चाहते थे, ठीक है, और सुल्तानी बनने की इसी महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने क्या किया था, रजिया को पद से हटाया था और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था। जबकि रजिया एक बहुत दूरदर्शी शासिका थी, एक बहुत योग्य प्रशासिका थी, ठीक है, और आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी योग्यता का यही पैमाना हम यहाँ से देख लेते हैं कि 1238 में उत्तर पश्चिम में बनियान के सूबेदार या एकतादार लिखिए, एकतादार, प्रांतपति, गवर्नर, ठीक है, कौन है, हसन कालरगू है, हसन, कौन है, हसन कालरगू। इन्होंने रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। किसके विरुद्ध सहायता मांगा था, मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगा था, ठीक है ना। तो रजिया ने हसन कालरगू से कहा था कि आप मुझसे आर्थिक सहयोग ले लें, आप हमारे बड़े प्रांत बरन का जो राजस्व है वो आप ले लें, परंतु मैं आपको मंगोलों के विरुद्ध कोई सैनिक सहयोग नहीं करूंगी, ठीक है। ऐसा करके रजिया ने क्या किया था, इनके पिता ने भी तो यही किया था कि जब वो कुबाचा, सिंध का जो इक़्तिदार था कुबाचा, जब कुबाचा ने भी जलालुद्दीन मकबरनी के कहने पर इल्तुतमिश से सहयोग मांगा था, तो इल्तुतमिश के सामने दो विकल्प आया था, दो बातें आई थी कि अगर वह जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता नहीं करता तो इस्लाम के नियमों के अनुसार उसका धर्म प्रभावित होगा, मतलब उसका धर्म जाता है, क्योंकि इस्लाम कहता है कि जो लोग सहायता के लिए आए, एक मुसलमान अगर एक मुसलमान से सहायता मांग रहा है तो एक मुसलमान का फर्ज होता है कि वो उसकी सहायता करे।
लेकिन इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया, कहा धर्म को छोड़ दो यार। ठीक है, वैसे इल्तुतमिश कहा करता था कि हिंदुस्तान अरब नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में उसने धर्म की चिंता नहीं की और धर्म को छोड़ करके उसने राज्य की रक्षा कर लिया था, क्योंकि मंगोलों से अगर वो लड़ जाता तो निश्चय ही इल्तुतमिश का साम्राज्य वहीं ख़त्म हो जाता, और रजिया ने भी तो यही काम किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पिता जैसी ही तेज दिमाग की लेडी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी रजिया का अंत हो चुका था। आपको कुछ चीज़ें और जाननी है जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। रजिया का कोई सोने का सिक्का नहीं है। रजिया ने कोई सोने का सिक्का जारी नहीं किया था। रजिया के जो सिक्के हैं वो चांदी के हैं और तांबे के हैं। और रजिया के चांदी के सिक्कों पर ही किसकी आकृति बनी है? बुल या सांड की आकृति बनी है, और इस पर रजिया का नाम मालकीय रजिया लिखा है, मलकीय रजिया लिखा हुआ है। ठीक है ना। और अब हमारे सामने दूसरा पॉइंट आता है, एक पॉइंट और आप याद रखिएगा। रजिया के पतन में एक कोटेशन लिख लीजिएगा, इसामी का। इसामी कौन है? आप कहेंगे फतुह उस सलातीन का लेखक है। फतुह उस सलातीनी का लेखक है। और इसामी कहता है कि रजिया का पतन इसलिए हुआ क्योंकि रजिया याकूत नाम के एक हफ्सी से मोहब्बत करती थी, और ऐसा करके उसने क्या किया, जो शहजादे थे, जो अमीर थे, उनका मजाक उड़ाया था, और इसलिए भी रजिया के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। वैसे इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसामी अविवाहित था और हमेशा शक की नज़रें से वो देखा करता था। याकूत और रजिया में कोई प्रेम था या नहीं था, यह कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, और यह प्रमाणित भी नहीं होता। क्लियर। अब हम देखेंगे अगला सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह, इनका जो समय है वह 40 से 42 है। अब ये कौन है? आप कहेंगे रजिया के भाई हैं। ठीक है, इनको सत्तासीन किसने किया था? आप कहेंगे तुर्कों ने किया था, या आप कह सकते हैं कि चालीसा के सदस्यों ने किया था। शर्त क्या थी? इनको सत्तासीन करने की शर्त क्या थी, या सत्तासीन करने के समय की शर्त क्या थी? तो शर्त ये थी कि सुल्तान अब नाम मात्र का होगा। वास्तविक सत्ता मतलब जो सुल्तान की शक्ति होगी वो दो भागों में बंट जाएगी, एक नाम मात्र की होगी, और नाम मात्र का सुल्तान कौन होगा या शासक कौन होगा? आप कहेंगे सुल्तान होगा। और वास्तविक सत्ता किसके हाथों में रहेगी? नायबे मुमालिकात के हाथों में होगी। अब ये नायबे मुमालिकात कौन बनेगा? तुर्क बनेंगे। ऐसा क्यों किया गया? तो आप कहेंगे तुर्कों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, तुर्कों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए यह पद बनाया ही गया था। क्लियर ना। ठीक है, हमने आपसे कहा कि मुइजुद्दीन बहराम शाह ये रजिया के भाई हैं। इनको सत्तासीन तुर्कों ने किया था, एक शर्त पर किया था कि जो शक्ति होगी अब वो दो भागों में बटेगी, नाम मात्र का सुल्तान और वास्तविक सुल्तान। तो नाम मात्र का सुल्तान कौन हुआ? बहराम शाह हुआ। वास्तविक सुल्तान कौन हुआ? नायब मुमालिकात हुआ। यह पद बनाया ही किसे गया था? बनाया ही क्यों गया था? तुर्कों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। और इस पद पर बैठा कौन सबसे पहले? आप कहेंगे अमीर हाजिब एतगिन बैठे थे। अमीर ए हाजिब एतगिन बने थे। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, वो क्या कि ये जो एतगिन है ये क्या चाहता है? बहराम शाह को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो बहराम शाह को नीचा दिखाने की कोशिश में ये करता क्या है कि बहराम शाह की बहन का ही अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद उससे विवाह करता है। फिर अपने दरवाजे पर जो सुल्तान के
विशेषताएं थीं जो सुल्तान का विशेषाधिकार था, जैसे अपने दरवाजे पर नौबत रखना, ढोल तमाशा बजवाना, ठीक है, ये सब ये अपने यहाँ करने लगा। तो ऐसी स्थिति में बहराम शाह ने एक दिन एतगिन की ऑफिस में पहुंच करके ही एतगिन की हत्या कर दिया था। क्लियर? अब जो नई नियुक्ति आई वह किस में आई? तो आप कहेंगे तो इनकी हत्या कर दिया, एतगिन की हत्या कर दिया, तो अब नायब का पद खाली हो गया। तो जब नायब का पद खाली हो गया तो इस पद का अपहरण कर बैठा। कौन अपहरण कर बैठा इस पद का? ठीक है, जबरन अतिक्रमण कर रहा है बदरुद्दीन शकर रूमी। बदरुद्दीन शकर रूमी ये है किस पद पर कि अपहरण कर लिया इतने बड़े पद को? तो आप कहेंगे कि जो बदरुद्दीन शकर रूमी, अब ये क्या है? अमीर हाजिब था। ठीक है, अमीर हाजिब, इसके पहले एतगिन था, लेकिन एतगिन तो नायब हो चुका था। ठीक है, तो ये पद खाली था, तो इस पद पर बदरुद्दीन शकर रूमी आया। तो बदरुद्दीन शकर रूमी ने क्या किया कि नायब के पद का अपहरण कर दिया था, लेकिन सुल्तान ने क्या किया था कि बदरुद्दीन शकर रूमी का भी कत्ल करवा दिया। अब देखिए 1241 में पंजाब पर मंगोलों का आक्रमण हो चुका था, हो नहीं चुका था, होने वाला था 1241 में। तो सुल्तान ने क्या किया कि जो वजीर है, वजीर मुहाजबुद्दीन, इसी को निर्देश दिया कि आप इसका सामना करिए। किसका सामना? मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए पंजाब जाइए। ठीक है, अब ये मुहाजबुद्दीन क्या करेगा? पंजाब जाएगा, लेकिन मार्ग में ये सैनिकों को क्या करता है? सुल्तान के विरुद्ध ही भड़का देता है। सेना लौट आती है और बहराम शाह की हत्या कर देती है। ठीक है, तो बहराम शाह में आपको क्यों क्वेश्चन क्या मिला जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बस केवल एक चीज है कि बहराम शाह ने ही नायब ममालिकात का पद सृजित किया था। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यहाँ कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। ठीक है, अब आइए देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह के बाद आ रहे हैं कौन? अलाउद्दीन मसूद शाह आ रहे हैं। तो बच्चों हम देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह को। इनका जो समय है वो 1242 से 1246 के लिए है, लगभग 4 साल है। अब इनको सत्तासीन किसने किया? वही तुर्कों ने, सुल्तानियों ने, तुर्कों ने किया था। किस शर्त पर किया था? वही शर्त है कि नायब का पद आप बनाए। नायब, ये ममालिकात या मुमालिकात का आप पद बनाए। क्लियर? तो इन्होंने भी क्या किया? बना दिया। और इस पद पर किसकी नियुक्ति किया? कुतुबुद्दीन हसन गोरी की नियुक्ति किया। कुतुबुद्दीन हसन गोरी की नियुक्ति इस पद पर की गई थी। ठीक है, और वजीर किसे बनाया गया था? वजीर तो वो पहले से ही था, मुहाजबुद्दीन, षड्यंत्रकारी मुहाजबुद्दीन था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा थोड़े दिन बाद ये पता चला कि यार ये कुतुबुद्दीन हसन गोरी तो तुर्क है ही नहीं, ये तो ताजिक है, गैर तुर्क है। यह गैर तुर्क है, ताजिक है। और आप बताओ नायब ममालिकात का पद बनाए क्यों गया था? तुर्कों को देने के लिए। तुर्कों को क्यों दिया जा रहा था? तुर्कों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में अब इन दोनों में से किसी को हटा दिया जाए, तो हटाया किसे गया? मुहाजबुद्दीन को हटाया गया। क्यों? क्योंकि यह ताजिक होते हुए भी तुर्कों का सपोर्टर था। तो ऐसी स्थिति में मुहाजबुद्दीन को हटाया गया और इस पद पर लाया गया अबू बकर को। अबू बकर को लाया गया।
ठीक है। और यही अबू बकर है जिसने एक नियुक्ति किया था तुर्कों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, तमाम नियुक्तियां की थी, उसी में से एक नियुक्ति थी बलबन की। बलबन को क्या बनाया गया? अमीरे हाजिब बनाया गया, ठीक है। और इसी पद पर रहते हुए बलबन ने अपना निर्माण कर लिया था। किस पद पर रहते हुए? शिष्टाचार मिनिस्टर के पद पर रहते हुए वह क्या कर रहा है? बलबन अपने आप को, ठीक है, स्ट्रांग कर लेता है। और अगर ये पद न मिला होता तो बलबन हिंदुस्तान की तख्त का कभी सुल्तान न होता, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, अब बलबन करता क्या है? षड्यंत्र करता है। किसके साथ? आप कहेंगे नासिरुद्दीन शहजादे, नासिरुद्दीन महमूद और उसकी माँ के साथ षड्यंत्र करता है। और परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो आप कहेंगे अलाउद्दीन मसूद साहब को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और उसी जेल में उसका कत्ल करा दिया गया था, ठीक है। अब बच्चों अगला पोर्शन हमारे सामने आएगा, नासिरुद्दीन महमूद शाह। तो आइए हम लोग शमसी वंश के अंतिम जो सितारे हैं, अंतिम चिराग है, वो क्या है? नासिरुद्दीन महमूद है। नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन जो महमूद हैं, इनका टाइम क्या है? थोड़ा लंबा टाइम है इनका, लगभग 20 साल टाइम है इनका। 1246 से लेकर के और 1265 तक है, ठीक है। तो देखिए, अब नासिरुद्दीन महमूद के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना होगा कि यह नाम मात्र के सुल्तान रहे हैं, और तबकात नासरी में, तबकात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तबकात ए नासरी में मिनहाज उस सिराज ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ सुल्तान कहा है। क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ सुल्तान कहा है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को। क्लियर? अब एक चीज याद रखिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद ने राजकोष का धन अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि वो अपना खर्च निकालने के लिए, सुल्तान होने के बावजूद ये अपना खर्च निकालने के लिए दो काम करते थे। एक, ये टोपियां सिलते थे, ठीक है, नमाजी जो टोपियां हैं उसको सिलते थे और उसे बेच करके अपने जीवन का निर्वहन करते थे। फिर जो कुरान है, कुरान की आयतों को ये उतारते थे और उसे जो है, ठीक है, कॉपी करते थे और उसे बेच करके जो इनको आय मिलती थी उससे अपने जीवन का निर्वहन करते थे। हाँ, ये जो है नासिरुद्दीन 1249 में बलबन के दामाद बन गए थे, तो जब बलबन के दामाद बने तो बलबन को उन्होंने उलुग की उपाधि दिया। कौन सी उपाधि दिया? उलुग मतलब क्या होता है? महान नेता, महान नेता की टाइटल दे दिया। और क्या दे दिया है? और नायब मुमालिकात का पद दे दिया, मुमालिकात का पद दे दिया। लेकिन एक समय आएगा कि नासिरुद्दीन महमूद बलबन के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह अनावश्यक दबाव डालता था। किसके ऊपर? सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर। तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बलबन से मुक्त होने के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों, उससे मुक्त होने के लिए वह नायब मुमालिकात के पद से इसे हटा देते हैं। किसे? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को क्या किया? नायब के पद से हटा दिया। क्लियर? और इसके स्थान पर रायहान को नियुक्त किया था, जिसे रेहान भी कहा जाता है, ठीक है। ये नियुक्ति कब हुई थी? 1253 में हुई थी। ये रेहान कौन है? ठीक है, आप कहेंगे गुजराती हिंदू था ये, फिर यहीं से ये मुसलमान बना था। तो अब रायहान की जो नियुक्ति है वो तुर्कों को पसंद नहीं आई, क्योंकि नायब का पद किसके लिए था? तुर्कों के लिए था, और यह गैर तुर्क इस पद को पा रहा है। फिर जितने भी तुर्क हैं, ठीक है,
उन्होंने क्या किया कि अपना संगठन निर्मित कर लिया और सुल्तान के ऊपर ही आक्रमण करने की योजना बनाने लगे। परिणाम क्या होगा कि नासिरुद्दीन महमूद समझौता समाना आते हैं, नासिरुद्दीन महमूद समाना आते हैं और यही समाना में उन्होंने बलबन से समझौता कर लिया था और बलबन को 1254 में पुनः नायब का पद मिल गया था। और जब ये दोबारा इस पद पर आता है तब यह सुल्तान की सारी सत्ताओं का अपहरण कर लेता है, ठीक है। और इसामी कहता है कि एक दिन बलबन ने अपने दामाद और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को, कौन कह रहा है? इसामी कह रहा है, ठीक है, कि इसामी कहता है कि बलबन ने सुल्तान और अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद को, ठीक है, जब वो बीमार था दवा के नाम पर, ठीक है, विष का प्याला पिला दिया और निसंतान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है, मर गया। और बच्चों, इस प्रकार से एक अच्छे सुल्तान का, ठीक है, बुरा अंत हुआ। और अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है, बलबन, ठीक है, आप कह सकते हैं बलबनी वंश, बलबनी वंश, ठीक है, लेकिन बलबनी वंश का मैटर ये हम लोग आज नहीं देखते, ठीक है, दूसरे दिन देखते हैं। थैंक यू, कल देखते हैं। ओके, नमस्ते।